चलो बेटा, आधुनिक भारत का आज लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और वो है प्रशासनिक इतिहास। ठीक है, इसका दो हिस्सा पढ़ेंगे। एक हिस्से का नाम है भू राजस्व प्रशासन और एक हिस्से का नाम है सामान्य प्रशासन। भू राजस्व प्रशासन में हमें तीन हिस्सा पढ़ना है, पता ही है। अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा हिस्सा रैयतवारी बंदोबस्त और तीसरा महालवारी बंदोबस्त। अब देख, सामान्य प्रशासन में तीन हिस्सा है। एक 1773 का एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, यहीं से भारत में प्रशासनिक सुधार हुआ है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट और फिर चार्टर एक्ट है, पता ही होगा, 1813, 1833 और 1853 और लास्ट भारत शासन अधिनियम अधिनियम इसमें 1858, 1892, 1909, 1919 और 1935। ठीक है बेटा, ये प्रशासनिक इतिहास है। इसका दो हिस्सा है, एक भू राजस्व प्रशासन और एक सामान्य प्रशासन। भू राजस्व प्रशासन में अस्थाई बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त तीन पढ़ना है। और सामान्य प्रशासन में मैंने बड़ी लंबी चौड़ी सूची डाला, लेकिन इसमें पढ़ना 1909, 1909, 1909, 1919 और 1935 का एक्ट, तीन ही एक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी से क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता है। आप लोगों को अपना मन हो तो अपना किताब खोल के पढ़ लीजिएगा, जो समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे जब आपको वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद, औद्योगिक उपनिवेशवाद पढ़ा रहे थे, तो वहाँ जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व प्रशासन आता था, तो इस परिवर्तन के बारे में मैं यही, आप सीधी सुन रहे होंगे, तो मैं यही कहता था कि अभी इस पर मैं बात नहीं करूंगा, विस्तार से मैं अकेले एक टॉपिक में इसकी बात करूंगा। तो आज वही मैं आपसे करने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग भू राजस्व प्रशासन में अस्थाई बंदोबस्त को पढ़ेंगे।
अस्थाई बंदोबस्त। देख बेटा, जब भी कोई बंदोबस्त पढ़ोगे तो उसमें दो चीज पर ध्यान देना, यही इसके पढ़ने का टेक्निक है। सबसे पहला चीज, इसमें निरंतरता के तत्व हैं, और दूसरा क्या इसमें परिवर्तन के तत्व हैं। ये दो चीजों पर हमेशा बल डालना है तुमको, कि इसमें निरंतरता के तत्व क्या है और इसमें परिवर्तनशीलता के तत्व क्या है। ठीक है। निरंतरता का तात्पर्य क्या होता है? निरंतरता का तात्पर्य होता है कि क्या इस प्रकार की चीजें भारत में पहले से मौजूद थी। ठीक है, वो कंटिन्यू में चलते आ रहा था, तो इसको हम लोग कहते हैं निरंतरता। परिवर्तनशीलता का मतलब क्या होता है? क्या इसमें कोई ब्रिटिश या यूरोपियन पाश्चात्य रूल रेगुलेशन को इन्वॉल्व किया गया है, इसको कहते हैं परिवर्तनशीलता। इस दो चीज का परीक्षण अवश्य करना। ठीक है, फिर अपने आप आपको रास्ता दिख जाएगा कि इससे क्या क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखो, जहां तक बात है कि कंपनी अस्थाई बंदोबस्त में, कि भाई कंपनी का उद्देश्य क्या था, छिपा नहीं। वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद को याद करो तो मैं पकापक याद आएगा कि भारत में वो राजनीतिक सत्ता बनी ही थी इसीलिए ताकि उसे अपने व्यापार करने के लिए राजस्व मिल सके, और वो भारतीय भू राजस्व पर कब्जा करना चाहता था। तो सर्वप्रथम जब बंगाल में कंपनी सत्ता में आई तो उसने राजस्व प्रशासन पर ही क्या किया, कब्जा किया। तुम्हें पता होगा 1765 इलाहाबाद की संधि, जब मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिया था, तो उसने क्या किया, भारतीय भू राजस्व पर कब्जा किया। और तुमने देखा था कि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप न करते हुए कंपनी हमेशा भू राजस्व प्रशासन में एक प्रयोग के दौर से गुजरते गुजरते 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना की। देखो, अस्थाई बंदोबस्त में निरंतरता का तत्व है, ये कुछ अलग नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके पहले ही भारत में जमींदारी व्यवस्था थी। आज से नहीं, पुरातन काल से, मध्यकाल में भी, सल्तनत काल में और मुगल काल में जमींदारी व्यवस्था बनी रही। फिर तुम देखो, मुगलों के पतन के बाद
जमींदारी व्यवस्था और मजबूत हुई। तो अस्थाई बंदोबस्त भी भारत में प्रचलित जमींदारी व्यवस्था का ही स्वरूप है। जहाँ तक निरंतरता का बात है, तो इसके निरंतरता में क्या है, इंग्लैंड का बारेवारी आंदोलन का प्रभाव है। बारेवारी आंदोलन का प्रभाव है, इसे ध्यान से समझना। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जब औद्योगिक क्रांति पढ़ाएंगे तब ये चर्चा में एक बार और आएगा। बारेवारी ये कृषि क्रांति है इंग्लैंड का। जब इंग्लैंड का एकीकरण किया गया और वहाँ केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई, तो छोटे छोटे जोतों को बड़े जोत में परिवर्तित करके फार्म हाउस बनाकर आधुनिक रूप से उसमें खेती किया गया, ताकि उत्पादन को बढ़ाया जाए, कच्चे माल उत्पादन को बढ़ाया जाए और बढ़ोतरी हुई। इसलिए इंग्लैंड में एक कहावत है कि बारे बारी रूपी कृषि क्रांति का बचपना का युवा अवस्था है औद्योगिक क्रांति, क्योंकि कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए कई ऐसी बुनियादी आवश्यकता है जो कृषि क्रांति पूरा करती है। सबसे पहला नकदी क्रॉप्स मतलब कच्चा माल, दूसरा खाद्यान्न शहरी क्षेत्रों को, औद्योगिक क्षेत्रों को, और तीसरा किसानों की हालात अच्छी है तो मंडी मजबूत रहेगी, तो औद्योगिक विकास दर बना रहेगा। और ये कृषि क्रांति इंग्लैंड में सफल रही। तो आप लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ चुके हो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर ब्रिटिश अहमवाद था। उसे ये लगता था कि जो नियम इंग्लैंड में सफल हुआ वो दुनिया में कहीं भी सफल हो सकता है। उसे रूल ऑफ लॉ और पूंजीवादी व्यवस्था पर बहुत विश्वास था। तो उसने अस्थाई बंदोबस्त में यही काम किया कि छोटे छोटे रकबे को जोड़कर बड़ी जमींदारी प्रथा की शुरुआत करवाई। अब देखो, इसमें परिवर्तनशीलता के भी तत्व हैं, निरंतरता के भी तत्व हैं, लेकिन यथार्थ में ये तत्व होने के बावजूद भी ये ना तो पुरानी भारतीय जमींदारी प्रणाली है और ना ही इंग्लैंड की बारेवारी व्यवस्था है। क्योंकि जो हमारी पुरानी जमींदारी व्यवस्था थी उससे भी अकाल नहीं पैदा होता था, और यदि इंग्लैंड के बारेवारी व्यवस्था का इसमें प्रभाव होता अच्छे से, तो इस कृषि क्रांति ने इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति में तब्दील कर दिया, तो फिर भारतीय किसानों को अकाली और भूखमरी में क्यों बदल दिया? बात समझ रहे हो? देखने के लिए दिखता है, लेकिन यथार्थ में उसका प्रभाव न के बराबर है। ठीक है, ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ एक औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक भू राजस्व प्रणाली है जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना भरना।
इसके अतिरिक्त इसका कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए जब ये अस्थाई बंदोबस्त इम्प्लीमेंट हुआ तो इसने भारत में कई परिवर्तन को सामने में रखा। यही महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न हम लोगों का आता है। ठीक है, तो देखो, इसने सबसे पहले हमारे ऊपर सामाजिक परिवर्तन किया। अब देखो, जमींदार तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पहले भी भारत में थे, तब भी वो ग्रामीण अभिजात्य वर्ग थे, और अस्थाई बंदोबस्त के बाद भी वो जमींदार बने रहे, अर्थात ग्रामीण अभिजात्य वर्ग बने रहे। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये ना तो भारत का पूर्व पूंजीवादी प्रणाली है, और आप ये भी देख रहे हो कि ना ये आधुनिक पूंजीवादी प्रणाली है। ठीक है, ये एक औपनिवेशिक शासन प्रणाली है। तो इसने कई परिवर्तन किए। क्या किया? कई परिवर्तन किए। देखो, भारत में जो पूर्व पूंजीवादी प्रणाली था, क्योंकि ये जमींदार पूंजीपति उस समय भी थे, किस समय? मुगलों के काल में, सल्तनत काल में भी। लेकिन यहाँ पर एक रिश्ता था संरक्षक संरक्षित का, अर्थात जमींदार संरक्षक था और रैयत संरक्षित। इस संरक्षक, ध्यान से समझना, संरक्षित का जो रिश्ता है वो हमारे यहाँ एक ग्रामीण सामाजिक संबंधों को विकसित करता है। इट मीन्स, भाई सल्तनत काल का जमींदार हो चाहे मुगल काल का जमींदार हो, ऑब्जेक्टिव, पहले भी वो शोषक थे, अभी भी शोषक है। ऐसा तो है नहीं कि पहले ये शोषण नहीं करते थे, लेकिन वो भू राजस्व वसूली के समय इस बात पर ध्यान रखता था कि इतना ही टैक्स वसूला जाए कि हमारी रैयत दूसरे जमींदार के जमींदारी में ना भागे, माने टैक्स भी हो जाए और रैयत का पेट भी भर जाए। तो देखो, यही है संरक्षक संरक्षित का सिद्धांत, पिता पुत्र का संबंध। और यदि मान लो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो ऐसे स्थिति में टैक्सेशन माफ भी होता था और रैयत को जमींदार की तरफ से रियायत भी दी जाती थी। चलो ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगले बार दे देना। तो साहब खाएंगे क्या? तो चलो 100-100 केजी अनाज ले लो, अगले बार अनाज होगा तो वो भी जोड़ के दे देना। तो ये संरक्षक संरक्षित सिद्धांत खानदानी रूप से चला रहा था, क्योंकि जो हमारे परंपरागत जमींदार थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदार बनते थे। तो इसलिए रैयत और जमींदारों में एक ग्रामीण संबंध प्राचीन काल से चला आ रहा था, वो दादा काका चाचा वाला। और साथ ही साथ सम विषम परिस्थिति में एक दूसरे को साथ देता था। तो उस समय के जमींदार रियल प्रशासक थे, जिन्हें रेवेन्यू वसूल करने के साथ साथ
सेना रखने का, सामान्य प्रशासन का संचालन करने का अधिकार था। ये हमारे क्या थे? पूर्व पूंजीवादी प्रणाली, मतलब अंग्रेजों के पहले का संबंध। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता था कि जो हमारी जमींदारी प्रणाली थी उसमें खुद कास्ट, पाही कास्ट और जमींदार के बीच में अपने आप एक संतुलन बन जाता था। अब ध्यान देना कि जब अस्थाई बंदोबस्त आया तो अस्थाई बंदोबस्त में परंपरागत जमींदारों का पतन हुआ और नए जमींदार वर्ग आए, क्योंकि ये परंपरागत जमींदार वर्ग जो थे वो अंग्रेजों के अनुकूल नहीं थे, वो उसकी चमचाई नहीं कर पाते थे। नंबर 2 कि वो निश्चित तिथि पर टैक्स नहीं पहुंचाते थे। तो अंग्रेजों ने इस परंपरागत जमींदारों को समाप्त करके इसके जगह पर नए जमींदार वर्ग को पैदा करने के लिए सूर्यास्त कानून निकाल दिया, जो आपने 1857 के रिवोल्ट में पढ़ा है कि यदि कोई जमींदार अपनी निश्चित तिथि पर टैक्स जमा नहीं करेगा तो उसकी जमींदारी को ऊंची बोली लगाकर नीलाम कर दी जाती थी। तो ये जमींदारी खरीदने वाले शहरों के सेठ साहूकार होते थे जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते थे। अब देखो, अब इससे क्या हो गया ना कि रैयत और जमींदारों के बीच में बाजारू संबंध हो गए। क्यों? अब आपने पूंजी इन्वेस्ट करके क्या किया है? जमींदारी खरीदी है, तो स्वाभाविक है आप उससे अपना लाभ खोजोगे। तो इससे किसानों का शोषण क्या हो गया? अधिकतम हो गया। और साथ ही साथ जमींदार अब प्रशासक नहीं रह गया, सिर्फ रेंटर हो गया। आप उसके जमीन पर खेती करें और उसके बदले में उसे रेंट दें, उसके पास अब सेना रखने का या किसी प्रकार का प्रशासनिक अधिकार नहीं रहा। तो इससे क्या हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जमींदार, पाही कास्ट और खुद कास्ट के बीच में एक संबंध था, एक सामाजिक संरक्षण था, वो समाप्त हो गया। परिणाम विकृषीकरण हो गया और उसी कारण अकाल और महामारी का प्रभाव हुआ। जमींदार भी रेंटर हो गया। अब देखो, दूसरा जो व्यापक प्रभाव है वो है अनुपस्थित जमींदार वर्ग। पहले जमींदार भी गांव में ही रहते थे और रैयत भी गांव में ही रहते थे, मतलब खुद कास्ट और पाही कास्ट। अब देखो क्या हो गया। अब जो नए जमींदार वर्ग आए वो सेठ साहूकार थे, शहरी लोग थे। तो वो जमींदारी खरीदते थे गांवों में, स्वयं कहाँ रहते थे? शहरों में, कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में। और वहां पर वो पाश्चात्य भौतिक सुविधाओं को भोगते थे। तो अब ग्रामीण क्षेत्र में जमींदार वर्ग अनुपस्थित हो गया, तो स्वाभाविक है एक नया वर्ग उभरा और उस नए वर्ग को वर्गादार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गादार। ये वर्गादार जमींदारों का एजेंट था,
अर्थात खुद कास्त, पाही कास्त के ऊपर बरगादार, उसके ऊपर जमींदार। तो अब जो रैयत है वो अपने जमींदार के सीधे संपर्क में नहीं है, वो बरगादार के संपर्क में है। इसलिए कृषि क्षेत्र में इस बरगादार की स्थिति क्या हुआ, मजबूत हुआ, और किसानों का शोषण भी बढ़ गया। क्यों, समझ ही रहे हो। अब बरगादार को अपनी भी आमदनी तो वहीं से निकालनी है। अब जमींदारों का लगान अलग दो, ब्रिटिश सरकार का भू राजस्व कर अलग दो, अब इस बरगादार को भी खाने दो, क्योंकि ये वहाँ का क्या हो गया, एक नया औपनिवेशिक एजेंट के रूप में सामने आए। तो अब देखो, बंगाल में इस अस्थाई बंदोबस्त से जमींदारों की स्थिति मजबूत हुई। क्यों मजबूत हुई, क्योंकि पहले जमीन पर या तो राज्य का या राजा का होता था, जमींदार सिर्फ केयर टेकर होता था। अस्थाई बंदोबस्त में बारेवारी बंदोबस्त की तरह जमींदार को जमीन का स्वामी मान लिया गया, और रैयत के पास भी जो अपना रैयती जमीन था उसे भी स्वामी मान लिया गया। ठीक है, तो इसी को तो अंग्रेज कह रहा है कि हमने आधुनिकीकरण कर दिया, भू राजस्व के क्षेत्र में हमने सबको जमीन का स्वामी बना दिया। अरे मेरा भाई, जानते हो क्यों बनाया, ताकि टैक्स वसूल करने वक्त जो है ना, वो जमींदार चाहे रैयत अब चाह के भी भाग नहीं सकता है, क्योंकि वो जमीन का स्वामी बन चुका है, और वो टैक्स देते रहे, इसीलिए ये काम किया गया। ठीक है, अब देखो, अस्थाई बंदोबस्त में एक चीज क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, इसमें परमानेंट टैक्स का सेटलमेंट कर दिया, इसीलिए इसका नाम अस्थाई बंदोबस्त है। इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो। टोटल उपज का 89% लेता था, इसमें 10/11 हिस्सा भू राजस्व होता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, और 1/11 हिस्सा होता था, इसको लगान कहते थे, रेंट, ये जमींदार का होता था, और टोटल मिलके 89% होता। ये फिक्स कर दिया, और अंग्रेजों ने ये तय कर दिया कि जमींदार हमें ये टैक्सेशन नगद में देंगे, और जमींदार जैसे चाहे वैसे वसूले। माने अंग्रेजों को जमींदारों से ये टैक्सेशन करेंसी नगद में चाहिए, जमींदार रैयत से वो अनाज के रूप में वसूले चाहे नगदी के रूप में वसूले, वो जमींदार का काम है। अर्थात अंग्रेजी सरकार को एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित आय हो जाती थी, जो वो अपने व्यापार में निवेश करता था। देख रहे हो, यही इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये औपनिवेशिक शासन प्रणाली है, इसका कोई निरंतरता, परिवर्तनशीलता से कोई तात्पर्य नहीं है। अब देखो, किसानों से अनाज लिया गया, ज़्यादा कम जो हो वसूला जाता था। अब अनाजों के दामों में
वृद्धि जो होती थी उसका लाभ जमींदारों को मिलता था, अंग्रेजों को नहीं मिलता था। अंग्रेजों के आंख में ये खटकती थी, लेकिन करोगे क्या, वो कानूनतः विवश है। इसलिए कहा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के का एक भूल है, इसलिए अंग्रेजों ने भारत के शेष हिस्सों में अस्थाई बंदोबस्त को इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए उसने रैयतवारी और महालवारी व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया। इसमें इरर था, इधर लाभ जमींदार को मिलता था, शोषण किसानों का होता था, विद्रोह का ठिकरा भी सरकार के ऊपर फूटता था। अब इसे लिख लो, तब अगला पढ़ाएंगे। शीर्षक डाल दो, अस्थाई बंदोबस्त। लिखिएगा औपनिवेशिक उत्पादन प्रणाली। और औपनिवेशिक संबंध के आधार पर अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना के बाद बंगाल में जो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, बंगाल में जो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं उसे किस प्रकार परिभाषित किया जाए। क्या पूर्व पूंजीवादी कृषि संबंध, क्या पूर्व पूंजीवादी कृषि संबंध उसी रूप में बने रहे, क्वेश्चन मार्क दे देना। क्या पूर्व पूंजीवादी कृषि संबंध उसी रूप में बने रहे, क्वेश्चन मार्क दो। क्या पूंजीवादी कृषि अर्थव्यवस्था के अनुरूप, क्या पूंजीवादी कृषि अर्थव्यवस्था के अनुरूप एक त्रिस्तरीय सामाजिक संबंध की स्थापना हुई, क्वेश्चन मार्क दे दो। पैराग्राफ बदल दीजिएगा, पैराग्राफ बदल लीजिएगा। जहां तक जमींदारों के प्रश्न हैं, जहां तक जमींदारों के प्रश्न हैं, जमींदार पहले भी अभिजात्य वर्ग को निरूपित करते थे, तो जमींदार पहले भी ग्रामीण अभिजात्य वर्ग को निरूपित करते थे। अस्थाई बंदोबस्त के बाद भी